वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। तो ये +1 स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी किया था हमने। मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था, फीचर्स बताए थे। मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था पार्टनरशिप की तरह से थी वो। अगर आपने उसको रिवाइज़ किया है तो चलिए आज हम उसमें थोड़ा सा देखते हैं। पहले उसको रिवाइज़ करते हुए फिर हम उसके टाइप्स की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इसका डिफरेंस करते हैं, साथ साथ आप अपने आप को जज कीजिएगा कि आपको कितना आता है, क्योंकि पार्टनरशिप बता चुकी हूँ आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी काफ़ी हद तक बता चुकी हूँ। चलिए चलते हैं। तो पहली बात आती है इसके एक्ट की तरफ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, जबकि उसके लिए कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, इसका ज़रूरी नहीं है। अपने आप भी कुछ आ रहा है या सिर्फ इसी को देख रहे हो? आना चाहिए, तभी मज़ा आता है पढ़ने का। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसमें मेंबर्स को तो बेनिफिट मिलता ही है और कई बार बाहर के लोगों को भी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जो इसके मेंबर्स नहीं होते कई बार वो भी माल खरीद लेते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपस में वो जो लोग होते हैं ना मिलजुल कर, उनके बेनिफिट के लिए काम करना होता है। जबकि पार्टनरशिप हमारी किस लिए है? वो बिजनेस चलाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मेंबर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे मिनिमम 10 होती है, यहाँ पे मिनिमम 2 होती है, और मैक्सिमम इसमें जो एक सहकारी साख समिति है उसमें 100, बाकी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे बैंकिंग में 10 हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी ये 50 हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी सहकारी समितियों के प्रकार कौन से हैं, टाइप्स कौन कौन सी। जैसे मैंने आपको इसे पहले में बताया था कि बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनकी। अब बात कर रहे हैं हम सबसे पहले उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, कंज्यूमर। देखो, इसको सबसे अच्छे से समझने के लिए और लर्न करने के लिए पता है क्या फ़ायदा है? जो इसका नाम है ना, वही ज़्यादातर इसका उद्देश्य भी है और स्थापना भी करते हैं। अब जैसे क्या है कि उपभोक्ता सहकारी समितियाँ हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर जो माल कंज्यूम करते हैं, है ना। तो इसको स्थापना कौन कर रहा है? उपभोक्ता ही, क्योंकि जिन लोगों की इच्छा है, जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वही लोग तो मिलकर बना रहे हैं। तो उपभोक्ता है तो इसको कौन बना रहा है? उपभोक्ता ही बना रहे हैं, ठीक है। उपभोक्ता जो व्यापारियों के शोषण से बचना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जो बीच में से मीडिएटर्स हैं उनको हटा दो, ताकि उनके पास सप्लाई भी अच्छी होगी और माल भी ठीक रेट में मिलेगा। मेन काम क्या हो गया? हम होलसेलर से माल खरीद सकते हैं बड़ी मात्रा में, और सदस्यों को भी उसकी सेल कर सकते हैं। लेकिन इसकी और फीचर्स क्या हैं कि जो नॉन मेंबर्स हैं ना, वो भी इनसे माल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर माल की कमी हो गई ना, फिर हम पहले अपने मेंबर्स को देंगे, फिर दोबारा नहीं। दूसरों को क्यों देंगे जब हमने अपने लिए बनाई तो। और कभी कभी हम क्या करते हैं, मेंबर्स को कुछ स्पेशल छूट भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसे देनी है। और इसमें जो मेंबर्स हैं उनको हम, जैसी उनकी पूंजी होती है उसके अनुपात में उनको डिविडेंड है या कोई बोनस वगैरह है तो वो भी दे सकते हैं, है ना। मज़ेदार। उपभोक्ता है, कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो कंज्यूमर ही बनाने वाला है, कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए, उसके लिए वो रेट में होलसेल में माल खरीद रहा है और अपने मेंबर्स को सस्ते में बेच रहा है, बस इतना ही। तो चलिए अब दूसरी की तरफ चलते हैं। दूसरी हमारी कौन सी है? दूसरी है हमारी प्रोड्यूसर्स। अब ये माल बनाने वाला है, तो माल बनाने वाला कौन सा है? बड़े वाला तो बनाएगा नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पे कौन बनाएगा इसको? छोटा वाला, क्योंकि जिसको माल बनाने में, उसको बेचने में दिक्कत आ रही है ना। तो इसका जो मेन काम होगा वो क्या करेगा? उद्देश्य क्या है? जो भी माल है, कच्चा माल है, औजार है, मशीनें हैं, वो उपलब्ध हो सकें। माल की सेल के लिए भी बना रहा है। देगा क्या? जो इसके मेंबर्स हैं उनको दे देगा, और दूसरे लोगों को भी माल बेच सकता है ना। और इसमें जो भी उनका प्रबंध है, बिक्री समस्याएं हैं, वो छोटे उत्पादक का पूरा ध्यान लगा सकते हैं।
तीसरी हमारे पास कौन सी आती है? सहकारी विपणन समितियाँ, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। ये कौन सी हैं? अब ये जो छोटे उत्पादक हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं, जो उनको लगता है कि भी हम अपने उत्पादों को अकेले नहीं बेच सकते, तो ये इनका उद्देश्य क्या है कि नियमित बाजार उपलब्ध कराना, उनको मीडिएटर्स के शोषण से बचाना। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, माल बनाते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी अच्छा करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास मार्केट नहीं है तो कोई भी जाके उनके गांव में बेचारों से माल ख़रीद लाता है। माल ख़रीद लिया बहुत कम रेट पे, जितना उनकी कॉस्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, भी ठीक है। अब उन्हें भी पैसे की ज़रूरत है तो जितने में बिकता है वो बेच देते हैं, लेकिन बाद में जब वो मार्केट में, उनको बड़ी मार्केट में बेचते हैं तो उनको लाखों का तो क्या डिपेंड करता है, मतलब बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ये क्या करती है सोसाइटी? ये अपने जो मेंबर्स हैं उनको मार्केट अवेलेबल कराती है, सदस्यों से माल इकट्ठा करते हैं, फिर उस माल को ले जाके एक अच्छे उस पर बेच देते हैं। मतलब उनकी कमी को ध्यान में रखते हैं कि कम नाप तोल ना हो जाए, इस तरीके की काम ना हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि सौदेबाजी की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी वित्तीय सहायता भी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये उनके लिए सारे के सारी जो है ना वो सुविधाएं भी प्रदान करती है। ठीक है। फिर अगली कौन सी आ गई? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, सहकारी साख समितियाँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना पैसे की काफ़ी कमी होती है, वित्तीय साधन नहीं होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है भी, ऐसे साहूकारों के चुंगल से इनको बचाया जाता है और इनमें सेविंग्स की आदत डाली जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो सेविंग है, छोटी छोटी सेविंग्स है, उनको डिपॉजिट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। सदस्यों को पैसा चाहिए तो कम रेट में आसान शर्तों पे पैसा दिलवा देते हैं। तो इनके जो पैसे के सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? या तो शेयर, आपस में जब इकट्ठे हो गए जिसको चाहिए उसको दे दिया जाता है। सदस्यों ने जो धन जमा किया है, बाहर के लोगों ने अगर कभी उसमें मिलाया है ना, तो वो कर सकते हैं। अगर मेंबर को लोन नहीं चाहिए तो ये अपने नॉन मेंबर्स को भी, मतलब जो इनके मेंबर्स नहीं है ना, ये उनको भी लोन दे देती है। फिर अगला आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, खेती के नाम से। खेती की है तो खेती वाले बात करेंगे, तो ये कौन बना रहा है इसको? छोटे छोटे किसान, जो मतलब बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें कि एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सस्ते तरीके से कृषि करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे, तो ये बड़े पैमाने की इसमें कृषि की बचत कर सकते हैं। प्रोडक्शन का अच्छा एक स्तर लेके आना इनका मेन होता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मेंबर्स की जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं उनके पास, उनको इकट्ठा कर लिया, फिर आधुनिक उसमें खेती की चीज़ें ले आए, यंत्र ले आए, उसमें अच्छी क्वालिटी का बीज खाद डलवाया, है ना। तो इससे क्या है कि एक छोटे टुकड़े पे आप खेती कर रहे हो, एक बहुत बड़े टुकड़े पे खेती कर रहे हो, तो उनमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है इसको। फिर आता है सहकारी गृह समितियाँ, हाउसिंग सोसाइटीज़। अब ये किस लोगों के लिए है? जिनके पास जो मकान लेना चाहते हैं, रहने का घर भी तो बहुत लोगों के पास नहीं है ना, तो फिर ये उनको क्या करती है, अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल प्लॉट या रेजिडेंशियल हाउस ये डेवलप कराती है, उनको लैंड दिलवाती है, उनका विकास करते हैं, मकान बनवाते हैं, अपने मेंबर्स को मकान देते हैं। तो ये ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बड़े बड़े शहरों में होती है। क्या करती है, बड़े शहरों में होगी, अब क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा हैं तो इन्हें काफ़ी बड़ी लैंड चाहिए, वो इन्हें काफ़ी सस्ते रेटों में मिल जाती हैं। फिर ये जो मकान बनाते हैं उनमें काफ़ी आधुनिक सुविधाएं भी हो जाती हैं, जो हर व्यक्ति जो है ना वो अपने में नहीं बना सकता, वो इसमें कर सकता है, तो ये उसको भी ध्यान दे लेते हैं। फिर बात आती है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा तो आपके सामने ही है, इनका आसानी से बन जाती हैं, कोई भी 10 लोग मिलके बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे मेन फ़ायदा लिमिटेड लायबिलिटी है, स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि चाहे कोई मेंबर है या नहीं है, उसकी डेथ हो गई, उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, एक सदस्य सिर्फ एक ही मत दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। प्रॉक्सी भी नहीं होती, प्रॉक्सी पता है क्या होती है, कोई किसी के बदले बोल रहा है, वो नहीं होता। आपको अगर बोलना है तो आपको खुद आना पड़ेगा।
तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपके यहाँ पे काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं ना मेंबर्स, वो बिना पैसे लिए तकरीबन थोड़ा सा काफ़ी काम कर देते हैं। सरकार भी इसमें टैक्स में बहुत सारी छूट दे देती है, सरकारी संरक्षण मिल जाता है, सस्ती दर पर उन्हें जैसे ये हैं चीज़ें भी दिलवाते हैं, दूसरे बिज़नेस पर भी देख लेते हैं कि भी किस्म को ध्यान में रखते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि हर चीज़ की बेनिफिट्स के साथ कुछ लिमिटेशंस तो होती ही हैं। तो यहाँ लिमिटेशंस उसकी कौन कौन सी हैं कि कमी है पैसे की, क्योंकि मेनली जो वीक लोग हैं फाइनेंशियली, वो यहाँ पे इकट्ठा होके और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं। मैनेजमेंट भी इनकम्पिटेंट है, क्योंकि उन्हीं में से लोग बना रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई अच्छे से काम करेगा या किसी को इतनी नॉलेज है भी या नहीं है, डिपेंड करता है। ज़्यादातर ये क्या करते हैं, कैश ट्रेडिंग करते हैं। तो कैश ट्रेडिंग का फ़ायदा भी और नुकसान भी है, क्योंकि कई बार होता है कोई बड़े वाला है तो वो नहीं दे सकता, तो वो दिक्कत हो जाती है उन्हें। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो जाता है इसमें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में हमारा क्या हो जाता है कि जो सरकार का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो कई बार सरकार अगर इन पे नियंत्रण के उद्देश्य से क्या करती है, अपने सदस्य इसमें घुसा देती है कि ये भी मैनेजमेंट करेंगे। तो जैसे सरकार बदलेगी, उसके सदस्य आ जाएंगे, तो इनका एक डिप्लोमेटिक सा काम हो जाता है कि भाई वो करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो दिक्कत हो जाती है। मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि सारे के सारे जो लोग हैं अलग अलग हैं, उनको आपस में क्या है कोई रुचि नहीं लेता, पब्लिक का भी विश्वास नहीं बैठता इस पे। और सबसे बड़ी बात सीक्रेसी की कमी होती है। लोग जितने ज़्यादा होंगे सीक्रेसी की कमी होगी, और आपस में झगड़े भी बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं झगड़े। लेकिन फिर भी जिनके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उन लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। तो आज के लिए इतना ही।